एपिसोड 161 टू 165, चैप्टर 161, आई स्पिरिट क्रिस्टल। बाप रे, मैं तो ठंड से जम जाऊंगा। कोल्ड पॉन्ड में सिर्फ 20 से 30 सांसों तक गोता लगाने के बाद हर्ष किसी डरी हुई मछली की तरह पानी से बाहर उछल पड़ा। पानी में जाते समय उसके शरीर पर जो प्रोटेक्टिव ऑरा था वह पहले ही टूट चुका था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और ठंड के मारे उसका चेहरा नीला पड़ गया था। नहीं, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। वहाँ जो कोल्ड कट है उसे मेरा प्रोटेक्टिव ऑरा भी नहीं सह सकता। किनारे आते हुए हर्ष के दांत लगातार किटकिटा रहे थे। मैं कोशिश करके देखूं, मेरे पास एक माइंड कल्टीवेशन टेक्निक है जो फायर एनर्जी पैदा कर सकती है। हो सकता है वह इस ठंड को रोक ले, रियांश ने कहा। यश और हर्ष के सिर हिलाने के बाद रियांश के चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी उमड़ने लगी, जिससे धीरे धीरे एक तेज गर्मी फैलने लगी। अगले ही पल जैसे ही रियांश ने कोल्ड पॉन्ड में छलांग लगाई, वैसी ही छन की आवाज़ आई जैसे किसी लाल गर्म लोहे को पानी में डाल दिया गया हो। 10 सांसों से भी कम समय में रियांश हर्ष से भी ज़्यादा तेज रफ्तार में कोल्ड पॉन्ड से बाहर आ गया और उसकी हालत तो हर्ष से भी ज़्यादा खराब लग रही थी। धत्तेरे की, ये कोल्ड पॉन्ड तो बिल्कुल जानलेवा है। अगर वहाँ कोई ट्रेजर है भी तो उसे पाना नामुमकिन है। हर्ष और रियांश को यूं कांपते देख यश पूरी तरह निराश हो गया। क्या ये कोल्ड पॉन्ड वाकई इतना भयानक है? लेकिन यश ने खुद कोल्ड पॉन्ड के ओल्ड टर्टल से सुना था कि वहाँ एक ट्रेजर है और वह खुद देखे बिना हार मानने वाला नहीं था। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए यश के शरीर पर 100 लेयर्ड एस्ट्रल तेजी से चमकने लगा। पल भर में ही यश ने अपने चारों ओर प्रोटेक्टिव ऑरा की 10 लेयर्स बना लीं। मन में एक अजीब सा डर लिए यश ने कोल्ड पॉन्ड में छलांग लगा दी। पानी में जाते ही उसने तुरंत खुद को इंटरनल ब्रीथिंग स्टेट में डाल लिया। उसके शरीर के अंदर क्यूई और स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार घूमने लगी। जब तक उसकी क्यूई खत्म नहीं होती यश डूबने वाला नहीं था। पानी में जाते ही यश वहाँ के तापमान को देखकर हैरान रह गया। ये ज़्यादा ठंडा नहीं था, बल्कि ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। जैसे ही यश ने थोड़ा ध्यान लगाया वह पॉन्ड के पानी के तापमान को साफ महसूस कर सकता था। क्या हर्ष और रियांश उससे झूठ बोल रहे थे? ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके ठंड से जमे हुए और पीले पड़े चेहरों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे नाटक कर रहे थे। शायद वह अभी ज़्यादा गहराई में नहीं गया था। अपनी क्यूई को घुमाते हुए उसका शरीर भारी होने लगा और यश कोल्ड पॉन्ड के तल की तरफ जाने लगा। 10 सांसों से भी कम समय में यश लगभग तल तक पहुंच गया था। कोल्ड पॉन्ड के तल का तापमान यकीनन कम था, लेकिन ये बिल्कुल सहने लायक था। यश को लगा कि अगर वह अपना प्रोटेक्टिव ऑरा हटा भी ले तब भी वह कोल्ड पॉन्ड के तल की ठंड को आसानी से सह सकता है। अजीब बात है, यश के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। तल पर यह कोल्ड पॉन्ड किसी बहुत बड़ी बाल्टी जैसा था, जिसके तल पर अजीब सी चट्टानें खड़ी थीं और उनमें से स्पिरिचुअल लाइट चमक रही थी। चमक, यश के चेहरे पर तुरंत हैरानी छा गई। उसने अपना शरीर घुमाया और कोल्ड पॉन्ड के तल का पूरा नज़ारा यश की आंखों के सामने आ गया। स्पिरिट क्रिस्टल्स, हड्डियों जैसे सफ़ेद स्पिरिट क्रिस्टल्स। कोल्ड पॉन्ड के तल पर लगभग 100 सफ़ेद स्पिरिट क्रिस्टल्स बिखरे हुए थे, जिनसे हल्की हल्की ठंडक निकल रही थी। क्या ये सच में बेहद दुर्लभ आई स्पिरिट क्रिस्टल्स हैं? यश ने बिना सोचे समझे एक क्रिस्टल उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हिस, जैसे ही उसकी उंगलियों ने एक आई स्पिरिट क्रिस्टल को छुआ, एक ऐसी भयानक ठंडक यश की उंगलियों से होकर गुजरी जो सीधे उसकी सोल तक पहुंचती हुई महसूस हुई। उस पल यश को लगा जैसे उसकी सोल ही जमने वाली हो। वह ठंडक इतनी भयानक थी कि सीधा डिवाइन सोल को कपा दे। उंगलियों से शुरू होकर उसके खून और मांस तक सब कुछ ऐसा लगा जैसे पल भर में जम जाएगा। डर के मारे यश ने तुरंत अपने डिवाइन थॉट को तेज किया और स्पिरिचुअल एनर्जी से मिली हुई उसकी ताकतवर क्यूई उसके शरीर से बाहर निकलने लगी, जिसने ऐन मौके पर इस जानलेवा ठंडक को रोक लिया। अपने जमे हुए हाथों को पीछे खींचते हुए उसके मन में अभी भी खौफ था। इसके बाद ही यश ने कोल्ड पॉन्ड के तल पर पड़े उन 100 से ज़्यादा आई स्पिरिट क्रिस्टल्स को ध्यान से देखा। सच में ये एलिमेंटल स्पिरिट क्रिस्टल्स किताबों में लिखी बातों से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। एलिमेंटल स्पिरिट क्रिस्टल्स बेहद दुर्लभ ट्रेजर होते थे। यश ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे यहाँ ऐसे सैकड़ों क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। यश के दिमाग में अचानक एक बहुत ही गंभीर सवाल आया। ये भयानक रूप से ठंडे आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स पानी में पड़े थे। कायदे से तो इस तालाब का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए था और पानी के अंदर होने की वजह से यश की हालत भी हर्ष और रियांश जैसी होनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल सामान्य बात होती। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि यश को ज़रा भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। इस बात का एहसास होते ही यश अंदर तक हिल गया। कुछ तो गड़बड़ है, यकीनन कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। ध्यान से देखने पर यश को पता चला कि कोल्ड पॉन्ड के तल पर जाने का कोई और रास्ता नहीं था और उसे नीचे आते वक्त कोल्ड पॉन्ड का ओल्ड टर्टल भी कहीं नजर नहीं आया था। इतना ही नहीं, इस पूरे कोल्ड पॉन्ड में खून का एक कतरा तक नहीं था। यश को पूरा यकीन था कि रुद्रदेव के उस वार से कोल्ड पॉन्ड का ओल्ड टर्टल मरा तो बिल्कुल नहीं था।
तो फिर कोल्ड पॉन्ड का ओल्ड टर्टल गया कहाँ? यश का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। एक बेहद अजीब सा ख्याल उसके दिमाग में आया, कोल्ड पॉन्ड का ओल्ड टर्टल यकीनन कोई बहुत ही खौफनाक हस्ती था। और कुछ हो न हो, लेकिन वैसी साफ और तेज आंखें किसी साधारण बूढ़े कछुए की तो बिल्कुल नहीं हो सकती थीं। जूनियर ब्रदर यश, तुम ठीक तो हो? अचानक हर्ष तेजी से ऊपर से नीचे आया। वह थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि यश काफी देर से अंदर था, इसलिए वह यश को ढूंढने के लिए फिर से कोल्ड पॉन्ड में आ गया था। सीनियर ब्रदर हर्ष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आह, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, मेरी तो कुल्फी जम रही है। जैसे ही यश ने जवाब दिया, लगभग उसी पल हर्ष जोर से चिल्लाया और जान बचाकर कोल्ड पॉन्ड से बाहर भाग निकला। यश के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। पानी एक ही है तो फिर उसे ठंड क्यों नहीं लग रही? सीनियर टर्टल, क्या आप हैं? यश को लग रहा था कि शायद इस बार उसका सामना किसी बेहद ताकतवर मास्टर से हुआ है। लेकिन अफसोस, कोई जवाब नहीं आया। कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो यश ने संभलते हुए अपने डिवाइन थॉट का इस्तेमाल किया और क्यूई की मदद से एक बड़ा सा हाथ बनाया। फिर बड़ी ही मुश्किल और मेहनत से उसने एक एक करके उन आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सच कहूँ तो ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि यश का डिवाइन थॉट अब चीज़ों को कंट्रोल करने के लेवल तक पहुंच चुका था और क्यूई पर उसकी पकड़ भी काफ़ी मजबूत थी। वरना इतने सारे आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स को सामने देखकर भी यश को समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे उठाया जाए। फिर भी पूरे 103 आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने में यश को पूरा आधा घंटा लग गया। इस बीच हर्ष और रियांश चिंता के मारे कई बार नीचे आकर यश का हालचाल ले गए थे। जैसे ही उसने आखिरी आइस स्पिरिट क्रिस्टल उठाया, कोल्ड पॉन्ड के तल पर हथेली के आकार की एक जेड स्लिप अचानक प्रकट हुई। जेड स्लिप! यश का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने जल्दी से उस जेड स्लिप को अपने पास रख लिया। यश ने जेड स्लिप्स के बारे में सुन रखा था। कहते हैं कि कुछ एडवांस्ड कल्टीवेशन टेक्निक्स और सीक्रेट मैनुअल्स इन्हीं जेड स्लिप्स में लिखे होते थे। यानी कोल्ड पॉन्ड के तल से यश को जो जेड स्लिप मिली है, वह कोई एडवांस्ड कल्टीवेशन टेक्निक या सीक्रेट मैनुअल हो सकती है। हालांकि इस वक्त यश चाहे जितना भी बेताब हो, उसके पास इसे खोलकर देखने का समय नहीं था। सीनियर टर्टल, मुझे पता है कि आप छुपकर मेरी मदद कर रहे हैं। आपका ये जूनियर यश आपको दिल से शुक्रिया कहता है। चारों दिशाओं में पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाने के बाद यश का ऑरा तेजी से बढ़ा और वह किसी तलवार वाली मछली की तरह अचानक पानी से बाहर निकल आया। जब यश कोल्ड पॉन्ड से बाहर आया तो उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर हर्ष और रियांश दोनों यश को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। जूनियर ब्रदर यश, मैं तो वहाँ 30 सांसें भी नहीं टिक पाया और तुम पूरे आधे घंटे तक वहाँ रहे। मैं तो, हर्ष ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने इंस्ट्रक्टर राघव से ठंड को सहने का एक तरीका सीखा था। वैसे सीनियर ब्रदर यश, क्या आपको वहाँ कोई ट्रेजर मिला? रियांश ने बड़ी उम्मीद से पूछा। यश ने बहाना बनाते हुए सिर हिला दिया और कहा कि वह तो बस कोल्ड पॉन्ड के ओल्ड टर्टल को ढूंढ रहा था। चूंकि रियांश और हर्ष को ये आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स नहीं मिले थे और वह खुद कोल्ड पॉन्ड में यूं ही आधे घंटे तक मजे से घूम सकता था, उसने सोचा कि यह यकीनन कोई अपॉर्चुनिटी है जो कोल्ड पॉन्ड के ओल्ड टर्टल ने खास तौर पर सिर्फ उसे ही दी है और यश इसे ऐसे ही किसी को बताना नहीं चाहता था। लेकिन यश थोड़ा हैरान भी था कि आखिर कोल्ड पॉन्ड के ओल्ड टर्टल ने उसे यह अपॉर्चुनिटी क्यों दी। क्या ये क्लाउड विंग टाइगर, लिटिल कैट की वजह से था? इस वक्त यश का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। सीनियर ब्रदर हर्ष, जूनियर ब्रदर रियांश, जब यहाँ कोई ट्रेजर है ही नहीं तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। अगर हमने और देर की तो रुद्रदेव कोई नई चाल चल सकता है। ठीक है, हर्ष ने हामी भरी और अचानक उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। जूनियर ब्रदर यश, जूनियर ब्रदर रियांश, इस बार मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। यश, अगर तुम न होते तो रियांश और मैं तो पूरी तरह से रुद्रदेव के जाल में फंस चुके थे। हाँ, कोई बात नहीं सीनियर ब्रदर हर्ष, अगर आप न होते तो इस बार हमें इतना बड़ा खजाना कैसे मिलता? बिल्कुल सही बात, एक लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट। जब हम वापस लौटेंगे तो जतिन और बाकी लोग, यहाँ तक कि कुछ डिसाइपल भी जलन के मारे हरे पीले हो जाएंगे। रियांश हंसते हुए बोला। हंसी मजाक के बीच तीनों उसी रास्ते से वापस लौटने लगे जहाँ से वे आए थे। ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन के पत्थर के पास से गुजरते हुए यश के दिमाग में फिर से वही उलझनें घूमने लगीं। ये ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन यकीनन किसी सीनियर मास्टर का पुराना कल्टीवेशन मैंशन नहीं था, इसके पीछे का सच कुछ और ही था। राहत की बात यह थी कि लौटते वक्त रुद्रदेव ने कोई चाल नहीं चली। सच तो यह है कि वह ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता था जब तक कि उसे खुद अपनी जान न गंवानी हो। यश और बाकी दोनों ने अपना पुराना तरीका ही अपनाया और सुरक्षित रूप से कई मील लंबी गुफा की दीवार फांदकर और खूंखार ब्लैक गोल्ड पाइथन के झुंड के बीच से निकलकर बाहर आ गए। सब लोग सावधान रहना, मेरा कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा है इसलिए मैं आगे चलूंगा।
पानी के तेज बहाव वाले भंवर के सामने खड़े होकर हर्ष की स्पिरिचुअल एनर्जी तेज हुई और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए वह खुद ही पानी के बहाव को चीरते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही यश और उसके दोनों साथी पानी के बहाव से लड़ते हुए आगे बढ़े, कोल्ड पॉन्ड का ओल्ड टर्टल, जो पहले गायब हो गया था, ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन के कोल्ड पॉन्ड में अचानक हवा में से प्रकट हो गया। ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन के अंदर एक ऐसी आवाज़ गूंजने लगी जो सदियों पुरानी लग रही थी। इस बार देखते हैं कि यह मुझे कितनी उम्मीद दे पाता है। जैसे ही वह गूंज शांत हुई, कोल्ड पॉन्ड के ओल्ड टर्टल की परछाई अचानक पानी के अंदर गई और गायब हो गई, और उसके साथ ही उस तालाब का पूरा पानी भी गायब हो गया। उस जगह पर अब सिर्फ एक सूखा कुआं बचा था। गनीमत है, उस कमीने रुद्रदेव ने कोई पंगा नहीं लिया। जब तीनों बिना किसी हमले के सुरक्षित पानी से बाहर निकले तो हर्ष ने राहत की सांस ली। गनीमत है। ठीक उसी पल सरकंडों के जंगल में एक परछाई तेजी से हिली। एक खौफनाक ऑरा से भरा मार्शल आर्टिस्ट, जिसने हरे रंग के कपड़े और खून से सना रुमाल बांध रखा था, बाहर आया और उसने यश और बाकी दोनों का रास्ता रोक लिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार हवा में लहराई और तलवार का प्रोटेक्टिव ऑरा चारों दिशाओं में फैल गया। अभी अभी सीक्रेट रेल्म से बाहर आए हो, है ना? अपने स्टोरेज ब्रेसलेट्स चुपचाप हमें दे दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। हर्ष एक पल के लिए चौंका और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। सिर्फ तुम अकेले और हम तीनों को लूटने चले हो? हम्फ। तभी कान के पर्दे फाड़ देने वाली चार खौफनाक आवाजें गूंज उठीं। और अगर हम चार भाई भी साथ हों तो? आगे, पीछे, दाएं और बाएं से हरे कपड़े पहने और खून से सने रुमाल बांधे चार और मार्शल आर्टिस्ट अचानक वहां प्रकट हो गए। उनके सामने आते ही रियांश के मुंह से अचानक निकला, तुम लोग 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन हो। हे, तो तुम हमारे नाम जानते हो, है ना? अगर जानते हो तो जल्दी से अपने स्टोरेज ब्रेसलेट निकालो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। उनके लीडर लस्टफियन ने जोर से हंसते हुए कहा। यश ने त्योरियां चढ़ाईं, 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन? मैंने तो कभी ऐसा कोई नाम नहीं सुना। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते ही यश और उसके दोनों साथियों को घेरने वाले 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन पहले तो हैरान रह गए और फिर यश की तरफ इशारा करके जोर जोर से हंसने लगे। मैं भी सोच रहा था कि ये कौन है, पता चला ये तो कोई नया मुर्गा है जो अभी अभी मैदान में उतरा है। यश के बगल में खड़े रियांश ने मुश्किल से अपना थूक निगला और धीरे से यश को बताया, सीनियर ब्रदर यश, ये 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन असल में लुटेरों का एक बेहद खतरनाक गिरोह है जिनका आतंक ब्लैक ड्रैगन डोमेन के चारों देशों में फैला हुआ है। इनका जो लीडर है ब्लड फिएंड, उसे खौफ फैलाना बहुत पसंद है। कहते हैं कि वह इंसानों के लिए किसी दरिंदे से कम नहीं है। और जो दूसरा है लस्ट फिएंड, उसे अगर एक दिन भी कोई लड़की न मिले तो वो पागल हो जाता है। जिस पर भी उसकी नज़र पड़ जाए वह उसके चंगुल से बच नहीं पाती। कहते हैं कि एक ही रात में उसने पूरे गांव की कई औरतों की जिंदगी तबाह कर दी थी। तीसरा वेल्थ फिएंड के नाम से जाना जाता है, जिसे सोने चांदी से बेइंतहा प्यार है। चौथा पॉइजन फिएंड है, जो जहर के मामले में माहिर है। कहते हैं कि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी पॉइजन फिएंड के हाथों मात खा चुके हैं और उसे जिंदे इंसानों पर अपने जहर का प्रयोग करना बहुत पसंद है। और जो पांचवां है घोस्ट फिएंड, उसका मिजाज सबसे ज्यादा खूंखार है। वह जरा सी बात पर किसी की भी जान ले लेता है। रियांश की बातों के साथ यश के चेहरे के हाव भाव और भी सख्त होते जा रहे थे। जब रियांश की बात खत्म हुई तो यश की हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड झटके से म्यान से बाहर आ गई। तुम सब दरिंदों का एक ही इलाज है। जब आज तुम लोग खुद चलकर आ ही गए हो तो अब यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। हर्ष और रियांश दोनों ने अपनी आंखें घुमाईं। उन्हें लगा कि रियांश का इतना सब बताना यश पर बिल्कुल बेअसर रहा। इस बार 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन फिर से चौंके और फिर उनकी खौफनाक हंसी चारों तरफ गूंज उठी। हा, वाह लड़के, क्या तेवर हैं तेरे। मैंने तय कर लिया है, मैं ऐसे तेवर वाले लड़के का खून जरूर चखूंगा। क्या पता ये किसी मासूम बच्चे के खून से भी ज्यादा मीठा हो। ब्लड फिएंड जोर से हंसा। ये तो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ता। यश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बहुत बढ़िया, मैं अपना नया जहर इस पर ही आजमाऊंगा। दूसरे भाई लस्ट फिएंड ने रियांश को घूरते हुए कहा, ये लड़का तो बड़ा गोरा चिट्टा है। आज मुझे कोई लड़की नहीं मिली तो इसके साथ ही काम चला लूंगा। रियांश का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। हम्फ, लगता है कोई नया हीरो दुनिया बचाने आ गया है। थू, क्या हुआ अगर हम बुरे काम करते हैं? इस दुनिया में ऐसे दरिंदों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी तो बिसात ही क्या है, अगर तुम्हारे जैसे 100 या 1000 भी आ जाएं तब भी तुम सबको खत्म नहीं कर पाओगे। घोस्ट फिएंड ने यश का मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन यश का चेहरा इस वक्त पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर था। तुम सही कह रहे हो, मैं इस दुनिया के सारे दरिंदों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मेरे सामने कोई ऐसा आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कम से कम इस दुनिया से एक दरिंदा तो कम होगा। जहां तक मेरी नज़र जाएगी वहां सिर्फ इंसाफ का ही राज होगा।
उसके बगल में खड़े रियांश और हर्ष दोनों कांप उठे और यश को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। रियांश बुदबुदाया, जहां तक मेरी नज़र जाएगी वहां सिर्फ इंसाफ का ही राज होगा। सीनियर ब्रदर यश, कमाल है, क्या जज्बा है। एक जोरदार हुंकार के साथ यश ने स्टार चेजिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया और हवा को चीरती हुई तलवार की खौफनाक आवाज गूंज उठी। उसका बोन चिलिंग कोल्ड प्लम का वार सीधा घोस्ट फिएंड की तरफ गया। मौत को बुलावा दे रहा है तू? बॉस, हमें इस लड़के को जिंदा पकड़ना होगा ताकि इसे पता चले कि दरिंदे असल में होते क्या हैं। घोस्ट फिएंड चिल्लाया और 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन, जो हमेशा एक साथ मिलकर लड़ते थे, तुरंत हरकत में आ गए। वेल्थ फिएंड और लस्ट फिएंड ने क्रमशः हर्ष और रियांश पर हमला बोल दिया। घोस्ट फिएंड, ब्लड फिएंड और पॉइजन फिएंड, तीनों भाइयों ने मिलकर एक साथ यश पर धावा बोल दिया। पल भर में ही वहां 8 लोगों के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। यह मानना पड़ेगा कि इन 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन की ताकत वाकई कमाल की थी, जो चारों देशों में अपना खौफ फैलाए हुए थे। खासकर घोस्ट फिएंड, जिसने यश के बोन चिलिंग कोल्ड प्लम के वार को सीधे अपने सीने पर झेला और बस आधा कदम ही पीछे हटा। पॉइजन फिएंड के हमले तो और भी अजीब थे। बीच बीच में वह यश पर एक काला धुआं छोड़ रहा था। किस्मत से यश पहले से ही तैयार था और उसने सांस रोकने के लिए अपनी नाक और मुंह बंद कर लिए थे। बस कुछ ही दौर की लड़ाई के बाद यश को बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हे लड़के, अभी तो तू बड़ा उछल रहा था, अब क्यों बोलती बंद हो गई? कहाँ गया तेरा वो, जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ इंसाफ का ही राज होगा, थू। और जो भी दरिंदा सामने आएगा उसे खत्म कर देगा। अब देख, मैं दरिंदा तुझे सबसे पहले खत्म करता हूँ। नहीं, पहले तुझे जिंदा पकड़ूंगा और 3 दिन 3 रात तक तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ब्लड फिएंड जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, ऐसा है क्या? यश के चेहरे पर अचानक एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसने अपने दिमाग में सोचा और उसका कंसीलमेंट आज तुरंत हट गया। उसकी स्पिरिट गाइडिंग मिड स्टेज की असली ताकत पूरी तरह से बाहर आ गई। यश की ताकत में अचानक आए इस उछाल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन रियांश और हर्ष के पास इन सब चीज़ों पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। वे तो बस अपनी जान बचाने में लगे थे। कमाल है, इसने तो अपनी असली ताकत छुपा कर रखी थी। लेकिन तुझे क्या लगता है, स्पिरिट गाइडिंग मिड स्टेज और अर्ली स्पिरिट गाइडिंग रेल में कोई फर्क होता है? घोस्ट फिएंड ने ताना मारते हुए कहा। किसने कहा कोई फर्क नहीं होता? यश पूरे आत्मविश्वास से बोला। आम लोगों के लिए 3 लेट स्टेज स्पिरिट गाइडिंग रेल के मार्शल आर्टिस्ट से अकेले भिड़ना, चाहे वो अर्ली स्पिरिट गाइडिंग रेल में हो या स्पिरिट गाइडिंग मिड स्टेज में, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यश के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। जब यश अर्ली स्पिरिट गाइडिंग रेल में था तो वह विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का एक वार करते ही पूरी तरह से थक जाता था। लेकिन अब स्पिरिट गाइडिंग मिड स्टेज में आने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उस शानदार स्पिरिचुअल पावर की वजह से अब यश विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का 2 बार इस्तेमाल कर सकता था। घोस्ट क्लॉ एक्सटर्मिनेट्स द वर्ल्ड, ब्लड सेबर स्लैश, वन यांग पॉइजन फिंगर। जोरदार आवाज़ों के साथ तलवार के साए, पंजों के निशान और हरे रंग का जहरीला धुआं एक साथ यश पर टूट पड़ा। उसने स्टार चेजिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया, वन यांग पॉइजन फिंगर के वार से बचा और तलवार के एक झटके से ब्लड फिएंड के ब्लड सेबर स्लैश को हवा में ही बिखेर दिया। उसी समय घोस्ट फिएंड के पंजे का वार यश की पीठ पर बहुत जोर से लगा। अब मर जा, घोस्ट फिएंड खुशी से चिल्लाया। लेकिन पलक झपकते ही यश के 100 लेड एस्ट्रल से तेज रोशनी निकली, जिसने घोस्ट फिएंड के खौफनाक वार को सीधे तौर पर झेल लिया। हालांकि ऐसा लगा कि वह टूटने ही वाला है, लेकिन यश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखकर घोस्ट फिएंड हैरान रह गया। जैसे ही उसने उन तीनों के जानलेवा वार को झेला, यश के शरीर से एक ऐसी खौफनाक तलवार की ताकत उठी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गड़बड़ है, ब्लड फिएंड दहाड़ा, संभल कर, जल्दी से इस लड़के को खत्म करो, बहुत देर हो चुकी है। एक खौफनाक दहाड़ के साथ तलवार की ताकत आंधी की तरह उठी और तलवार की रोशनी के गोल घेरे, बिल्कुल विंड स्वीप्स अवे द क्लाउड्स की तरह, पॉइजन फिएंड की तरफ लपके। पॉइजन फिएंड का जहर बहुत ही अजीब था, इसलिए सबसे पहले उसी का खेल खत्म करना जरूरी था। चौथे भाई, जैसे ही ब्लड फिएंड और घोस्ट फिएंड एक साथ चिल्लाए, वे बिजली की तरह आगे बढ़े ताकि वे इस मौके का फायदा उठाकर यश को बुरी तरह घायल कर सकें या जान से मार सकें। वूश, स्पिरिट गाइडिंग मिड स्टेज के कल्टीवेशन के साथ यश ने जब विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया तो वह पहले से ही खौफनाक हो चुकी थी। और अब यश की हेवन क्रिस्टल स्वॉर्ड और स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी के मिलने से इसकी ताकत एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। बवंडर की तरह आई तलवार की रोशनी वहां से गुजरी और पॉइजन फिएंड के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। उसके शरीर का पूरा मांस गायब हो गया और सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया। उस ढांचे के हाथ से अभी भी थोड़ा सा जहरीला धुआं निकल रहा था। और जिस पल पॉइजन फिएंड की मौत हुई, ठीक उसी पल ब्लड फिएंड और घोस्ट फिएंड ने बाएं और दाएं से एक साथ यश पर हमला बोल दिया।
इस बार ब्लड फिएंड और घोस्ट फिएंड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। खासकर ब्लड फिएंड, जिसका कल्टीवेशन इतना बढ़ गया था कि उसकी ताकत पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के बहुत करीब पहुंच गई थी। ब्लड सेबर एनिहिलेट्स गॉड्स। घोस्ट क्लॉपी इज हॉट, अब तू नहीं बचेगा। अपने चौथे भाई पॉइजन फिएंड की खौफनाक मौत देखकर ब्लड फिएंड और घोस्ट फिएंड गुस्से से पागल हो चुके थे। ब्लड फिएंड और घोस्ट फिएंड के ये दोनों वार वाकई बहुत खौफनाक थे। यश को लगा कि शायद उसका 100 लेयर्ड एस्ट्रल भी इस वार को झेल नहीं पाएगा। पलक झपकते ही यश ने अपनी कमर से जोर लगाया और उसका ऊपरी शरीर झटके से मुड़ गया, जिससे वह ब्लड फिएंड के ब्लड सेबर एनिहिलेट्स गॉड्स के वार से बच निकला। लेकिन घोस्ट फिएंड का घोस्ट क्लॉपी इज हॉट परछाई की तरह उसके पीछे लगा रहा और उसका निशाना सीधा यश का दिल था। कमीने, अब तू मरेगा। घोस्ट फिएंड का चेहरा, जो मौत बनकर उसके पीछे पड़ा था, यश की आंखों के बिल्कुल सामने आ गया। बिना एक पल गंवाए यश के डैंटियन में जमा असली ताकत अचानक फूट पड़ी। कड़क 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 कड़क, पटाखों की तरह यश के एक्यू पॉइंट्स और जोड़ों के खुलने की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। पफ, जैसे ही घोस्ट फिएंड का वार यश के सीने से टकराने ही वाला था, अचानक यश के मुंह से क्यूई की एक तेज धार किसी तलवार की तरह बाहर निकली। प्राइमोर्डियल यूनिटी क्यूई। बैंग। घोस्ट फिएंड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यश के मुंह से कोई ऐसा जानलेवा वार निकलेगा। यश की प्राइमोर्डियल यूनिटी क्यूई सीधे उसके सिर के आर पार हो गई, और जो वार यश की जान लेने वाला था वह भी हवा में गायब हो गया। ये देखकर ब्लड फिएंड सुन्न रह गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ पल पहले तक यश मौत के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन अगले ही पल यश पर हमला करने वाले 3 भाइयों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचा था। वह हैरान था, लेकिन यश अभी भी लड़ाई के खौफनाक रंग में रंगा हुआ था। जैसे ही प्राइमोर्डियल यूनिटी क्यूई ने घोस्ट फिएंड की जान ली, यश ने स्टार चेजिंग स्टेप्स का इस्तेमाल करके एक कदम पीछे लिया और उसके शरीर से एक बार फिर तलवार की वही भयानक ताकत उठने लगी। ब्लड फिएंड को याद आया कि यही वो भयानक ताकत थी जिसने उसके चौथे भाई पॉइजन फिएंड को एक ही वार में हड्डियों के ढांचे में बदल दिया था। माना कि उसकी ताकत पॉइजन फिएंड से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वो फर्क बहुत ही मामूली सा था। उसी वक्त वेल्थ फिएंड और लस्ट फिएंड, जो हर्ष और रियांश से लड़ रहे थे, उनकी भी चीखें गूंज उठीं। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हेवन रैंकिंग डिसाइपल कोई अरे गहरे नहीं थे, खासकर वो जो टॉप 10 में आते थे। भला ये आवारा लुटेरे उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे? जब मामला एक पर एक का हो तो हार जीत का फैसला होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। धत तेरे की, भागो! एक अजीब सी चीख के साथ 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन का लीडर ब्लड फिएंड हवा में उछला और बिना पीछे मुड़े जान बचाकर भागने लगा। भागने की कोशिश, बहुत देर हो चुकी है। तलवार की ताकत रुकी नहीं और विंड स्वीप्स अवे द क्लाउड्स का खौफनाक वार एकदम से उस पर टूट पड़ा। जैसे ही वह वार बाहर निकला, यश के दिल में अचानक एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजी। बिजली जैसी तेज तलवार की रोशनी वॉर्ड रेल्म से अचानक बाहर निकली और उसका निशाना सीधा यश की पीठ थी। यश, अब तू मरेगा। रुद्रदेव। यश गुस्से से पागल हो गया। इस वक्त यश के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, पहला ये कि वह झटके से मुड़े और रुद्रदेव के धोखे से किए गए वार का सामना करे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि तब 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन का लीडर ब्लड फिएंड अपनी जान बचाकर भाग निकलेगा। दूसरा रास्ता ये था कि यश ब्लड फिएंड को खत्म कर दे, लेकिन इसमें यश के खुद बुरी तरह घायल होने या मारे जाने का पूरा खतरा था। बिना एक पल सोचे यश ने दूसरा रास्ता चुना। ब्लड फिएंड जैसा दरिंदा, जो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ता था, उसका मरना बहुत जरूरी था। अगर उसे आज छोड़ दिया गया तो आगे चलकर जाने कितने बेगुनाह लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रुद्रदेव की तलवार को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए यश ने बिना हिचकिचाहट के अपने हाथ में विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का खौफनाक वार कर दिया। बवंडर जैसी तलवार की रोशनी ने पलक झपकते ही हवा में उछले ब्लड फिएंड को चीर कर रख दिया। मांस फटने की आवाजें गूंज उठीं और ब्लड फिएंड, जिसके चेहरे पर अभी अभी जान बचने की खुशी आई थी, उसके शरीर में पल भर में ही सैकड़ों सुराख हो गए और वह वहीं ढेर हो गया। और लगभग उसी पल रुद्रदेव की तलवार का खौफनाक वार सीधा यश की पीठ के एक नाजुक हिस्से पर जा लगा। पल भर में ही यश का 100 लेयर्ड एस्ट्रल रुद्रदेव के वार से पूरी तरह टूट गया। जैसे ही वह तलवार यश की पीठ को चीरने वाली थी, यश का शरीर हवा में अजीबोगरीब तरीके से आधा फीट ऊपर उठ गया। रुद्रदेव का जानलेवा वार निशाना चूक गया, लेकिन फिर भी उसने यश की पीठ पर एक गहरा जख्म कर दिया, जिससे फव्वारे की तरह खून बहने लगा। एक हल्की सी हैरानी के साथ रुद्रदेव, जिसका धोखे का वार थोड़ा कामयाब रहा था, वह परछाई की तरह यश के पीछे पड़ गया। तलवार के औरा का एक सैलाब उसकी तरफ लपका, जिसका मकसद यश को वहीं खत्म कर देना था। और उसी पल यश भी पूरी ताकत से दहाड़ा। लिटिल कैट। यश की खौफनाक दहाड़ के बीच क्लाउड विंग टाइगर, जो कब से अपने मौके का इंतजार कर रहा था, बिजली की तरह झपटा। झपकते ही उसका शरीर, जो पहले सिर्फ 1 फीट लंबा था, तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही उसके बाग जैसी धारियों वाले पंख खुले, बादलों का जमावड़ा शुरू हो गया और लिटिल कैट की रफ्तार पल भर में दुगनी हो गई।
रो बाघ की खौफनाक दहाड़ के साथ हरे रंग की रोशनी तोप के गोले की तरह सीधा रुद्रदेव की तरफ बढ़ी, जो यश पर हमला करने आ रहा था। रुद्रदेव को पीछे हटने पर मजबूर करते हुए क्लाउड विंग टाइगर ने उसका रास्ता रोक लिया। लगभग उसी पल एक फायर ड्रैगन ने अचानक रियांश पर हमला कर दिया, जो लस्ट फिएंड का पीछा कर रहा था और जीत उसके बिल्कुल करीब थी। और तभी अचानक भैरव भी वहां आ धमका। अचानक हुए इस वार से रियांश बुरी तरह घायल हो गया। यश, जिसे अभी थोड़ा संभलने का मौका मिला था, बिजली की तरह घूमा, नीचे गिर रहे घायल रियांश को पकड़ा और पलटी मारते हुए लस्ट फिएंड का रास्ता रोक लिया, जो खुद भी काफी घायल था और भागने की फिराक में था। सच कहूं तो अगर भैरव ने धोखे से वार न किया होता तो लस्ट फिएंड अब तक रियांश के हाथों मारा जा चुका होता। हटो सामने से, यश, मेरे रास्ते से हट जा। तेरे दुश्मन वहां हैं। अगर तू अपनी जान सलामत रखना चाहता है तो मेरे बीच में टांग मत अड़ा। लस्ट फिएंड, जो भागने की कोशिश कर रहा था, जोर से चिल्लाया। मैंने कहा था, जहां तक मेरी नजर जाएगी वहां सिर्फ इंसाफ का ही राज होगा। आज तेरी मौत पक्की है। बात करते करते भी यश के हाथ रुके नहीं। उसने गुस्से से भरे लस्ट फिएंड पर कोल्ड प्लम ब्रेकिंग स्नो का वार कर दिया। लेकिन तलवार का जो औरा सिर्फ 2 झांग लंबा था, वह बुरी तरह घायल रियांश को भी अजीब लग रहा था। पागल कहीं का, गुस्से में गाली देते हुए लस्ट फिएंड ने उस वार को रोकते हुए भैरव की तरफ देखा, जिसने अभी अभी रियांश पर हमला किया था। भाई जल्दी करो, हम दोनों मिलकर इस यश का काम तमाम। वूश, इससे पहले कि लस्ट फिएंड अपनी बात पूरी कर पाता, तलवार के औरा के अचानक बढ़ने और हवा को चीरने की आवाज गूंज उठी। 2 झांग का जो औरा यश ने छोड़ा था, वह अचानक 3 गुना बड़ा हो गया और 2 से बढ़कर 6 झांग तक पहुंच गया। लंबाई में आए इस अचानक और असली बदलाव की वजह से लस्ट फिएंड बुरी तरह गच्चा खा गया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके गले में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तलवार की रोशनी घूमी और उसकी आंखों में खौफ छाने से पहले ही लस्ट फिएंड का सिर धड़ से अलग होकर हवा में उछल गया। यश ने सबसे कम समय में लस्ट फिएंड को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और उसी पल यश की बगल से एक फायर ड्रैगन उसकी तरफ लपका। यश, जिसे पहले से ही भैरव के हमले का अंदेशा था, उसने दर्द को सहते हुए स्टार चेजिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया और भैरव के फायर ड्रैगन पाम से बच निकला। उसकी पीठ के जख्म से खून अभी भी किसी झरने की तरह बह रहा था। एक कदम पीछे हटने के बाद यश ने अपने शरीर में बची हुई आखिरी असली ताकत को पूरी जोर लगाकर इकट्ठा किया और विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक के पहले रूप विंड स्वीप्स अवे द क्लाउड्स की भयानक ताकत एकदम से फूट पड़ी। भैरव पहले ही छुपकर विंड स्वीप्स अवे द क्लाउड्स का खौफनाक मंजर देख चुका था, वरना रुद्रदेव यश पर धोखे से वार करने वाला पहला इंसान नहीं होता। डर के मारे चीखते हुए भैरव किसी डरे हुए बंदर की तरह तेजी से पीछे हटा। अपने हाथों को लगातार घुमाते हुए उसने अपने सामने आग का एक प्रोटेक्टिव ऑरा बना लिया। यश का तलवार का वार इतना खौफनाक था कि उसे रोकने की हिम्मत भैरव में नहीं थी। वेल्थ फिएंड, तेरा भाई तो गया, अब तेरी बारी है। यश जोर से चिल्लाया और बड़ी ही चालाकी से उसने वेल्थ फिएंड की तरफ एक हल्की सी क्यूई फेंक दी। यश की हुंकार और तलवार की वो एक क्यूई वेल्थ फिएंड के लिए आसमान से गिरी बिजली जैसी थी, जो पहले से ही डरा हुआ था। घबराहट में वह जल्दी से बचने के लिए पीछे हटा। उसी सही मौके पर पीछे से हर्ष की तलवार की रोशनी चमकी और सीधा वेल्थ फिएंड के दिल के आर पार हो गई। कमीने, तूने मुझे धोखा दिया। जब तक वेल्थ फिएंड को समझ आता कि यश ने सिर्फ उसे डराया था, हर्ष की तलवार की नोक उसके सीने के पार निकल चुकी थी। और ठीक उसी पल यश ने जो खौफनाक विंड स्वीप्स अवे द क्लाउड्स का वार किया था, वह अचानक शांत हो गया। ये देखकर क्लाउड विंग टाइगर से लड़ रहे रुद्रदेव और भैरव दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। कमीने, तूने फिर उल्लू बनाया। भैरव, तेरे गधे जैसे दिमाग में भूसा भरा है क्या? तू इस छोकरे से कैसे डर गया? अगर तू पीछे नहीं हटता तो तू अभी के अभी इसे खत्म कर सकता था। रुद्रदेव ने गुस्से से गालियां दी। रो लिटिल कैट की दहाड़ अब और भी खूंखार हो गई थी। अपने बादलों जैसे पंखों को फैलाकर उसने बिजली की तेजी से रुद्रदेव पर अपने पंजे मार दिए। जैसे ही रुद्रदेव पीछे हटा, लिटिल कैट के असली पंजे हवा में किसी परछाई जैसे हो गए। उसका मुंह खुला और हरे रंग की स्पिरिचुअल रोशनी सीधा रुद्रदेव की तरफ लपकी, जिससे उसे एक बार फिर जान बचाकर पीछे भागना पड़ा। रुद्रदेव इतना बौखला गया था कि उसे लग रहा था जैसे खून की उल्टी हो जाएगी। उसने धरती के कई लो ग्रेड याओ बीस्ट्स को मारा था, लेकिन उसने आज तक ऐसा समझदार याओ बीस्ट नहीं देखा था। अब तक भैरव के लिए यश पर दोबारा हमला करने का मौका हाथ से निकल चुका था। हर्ष, जो अब पूरी तरह फ्री था, वह भैरव को यश पर हमला करने ही नहीं देता। तभी यश ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया और पीठ के घाव के आसपास के एक्यूपॉइंट्स को बंद कर दिया ताकि खून रुक सके। घाव को थोड़ा ठीक करने के बाद यश ने भारी मन से काव्यांजलि द्वारा दी गई स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड की बोतल निकाली और उसमें से 2 बूंदें पी लीं।
जैसे जैसे उसका कल्टीवेशन बढ़ रहा था, अपनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी असली ताकत को वापस पाने के लिए उसे कम से कम स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड की 2 बूंदों की जरूरत होती थी। इतनी बार इस्तेमाल करने के बाद काव्यांजलि द्वारा दी गई स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड अब नाम मात्र की ही बची थी। यश को लगा कि बची हुई बूंदें उसके सिर्फ एक बार और काम आ सकेंगी। जैसे ही रुद्रदेव ने यश के शरीर में स्पिरिचुअल पावर को फिर से लौटते हुए देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यश पलक झपकते ही वहां से हिला और अपनी तलवार के एक ही झटके में उसने रुद्रदेव पर सीधा वार कर दिया, जो पहले से ही क्लाउड विंग टाइगर से बचने में पसीना बहा रहा था। रुद्रदेव के चेहरे पर निराशा छा गई। वह जिसे अपनी पक्की जीत मान रहा था, उसे क्या पता था कि यश की वह साधारण सी दिखने वाली बिल्ली असल में एक खौफनाक अर्थ रैंक लो ग्रेड याओ बीस्ट थी। अपनी पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म की ताकत और एक लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के बाद भी वह इतनी देर से एक याओ बीस्ट का बाल भी बांका नहीं कर पाया था। यश के भी लड़ाई में कूदने से अब यश और क्लाउड विंग टाइगर के दोनों तरफ के हमलों से रुद्रदेव की हालत पतली होने लगी। यश, चलो आज के लिए बात यहीं खत्म करते हैं। ये सुनकर यश ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने बेशर्म लोग तो बहुत देखे थे, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान पहली बार देख रहा था। अभी कुछ पल पहले ही वह यश की जान लेने पर तुला था, और अब जब उसकी खुद की जान पर बनाई तो वह शांति की भीख मांग रहा था। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ? यश, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे घेर लिया है? रुद्रदेव के हाव भाव बदल गए। मेरा कल्टीवेशन पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म का है। अगर मैं अपनी जान पर खेल गया तो तुम सोच भी नहीं सकते। बूम बूम बूम। यश की तलवार की ताकत से अचानक आंधी और तूफान जैसी आवाजें फूट पड़ीं। यश के चारों ओर मौजूद ओरिजिन एनर्जी हवा की तरह घूमने लगी, मानो कोई बहुत बड़ा तूफान शुरू होने वाला हो। पल भर में ही दुनिया की सारी हवा जैसे गायब हो गई, या फिर यूँ कहें कि वह सारी हवा यश की तलवार की ताकत में समा गई। जैसे ही यश की तलवार की ताकत उठी, नीचे तालाब के पानी में अचानक दसियों मीटर ऊंची लहरें उठने लगीं, मानो कोई भयानक बवंडर आने वाला हो। बूम। रुद्रदेव की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। यश की तलवार से एक ऐसा धमाका हुआ जिसने दिमाग को सुन्न कर दिया। उस तूफान के बीच 10 झांग लंबी तलवार की रोशनी आसमानी बिजली की तरह सीधे रुद्रदेव पर आ गिरी। विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक, दूसरा रूप, विंड एंड क्लाउड लाइक थंडर। तलवार की रोशनी पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन आंधी और तूफानों के मिलने से यह आसमानी बिजली से भी तेज हो गई थी। इससे पहले कि रुद्रदेव कुछ समझ पाता, उस भयानक तलवार की रोशनी ने उसे चीर कर रख दिया। रुद्रदेव ने खुद को बचाने के लिए जो तलवार की रोशनी निकाली थी, वह हवा में तिनके की तरह उड़ गई। उसका तेज प्रोटेक्टिव ऑरा, जो पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से बना था, इस तलवार की रोशनी के सामने कागज के टुकड़े जैसा साबित हुआ। लेकिन रुद्रदेव भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। आखिरी मौके पर उसने पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को आधा फीट बाईं ओर खिसका लिया, जिससे वह मौके पर ही कटने से बच गया, लेकिन उसका कंधा और बायां हाथ बुरी तरह कटकर अलग हो गए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि खतरा टल गया था। रुद्रदेव की आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक और खौफनाक मौत खड़ी थी। यश, मैं चारों देशों के सबसे बड़े तलवारबाजी वाले सेक्ट, जियानयुवान सेक्ट का डिसाइपल हूँ। अगर तुमने मुझे मारा। जब रुद्रदेव खौफ से कांपते हुए यश को धमकियां दे रहा था, तभी क्लाउड विंग टाइगर बिजली की तरह उस पर झपटा और एक ही पंजे में उसने रुद्रदेव की गर्दन फाड़कर रख दी। उसकी चीखें वहीं थम गईं और रुद्रदेव मारा गया। जूनियर ब्रदर यश, मुझे माफ कर दो, मैंने उस भैरों को भागने दिया। यश के रुद्रदेव को मारने के बाद हर्ष एक शर्मिंदगी भरा चेहरा लेकर यश के पीछे आया। बात यह थी कि जब भैरों ने देखा कि हालात उसके खिलाफ हैं, तो वह हर्ष से उलझने की बजाय वहां से भाग निकला। उसने एक धोखा दिया और डर के मारे इतनी तेजी से भागा कि अब उसका कोई नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं सीनियर ब्रदर हर्ष, आप पहले जूनियर ब्रदर रियांश को संभालें। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, यश ने कमजोर आवाज में कहा। विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा ताकत लगती थी। रुद्रदेव को एक ही वार में बुरी तरह घायल करने के लिए यश ने सीधे विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक के दूसरे मूव, विंड एंड क्लाउड लाइक थंडर, का इस्तेमाल किया था। तलवार के उस एक वार ने यश की मुश्किल से वापस आई ताकत का 80% हिस्सा चूस लिया था। लेकिन यश के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, उसे ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म करनी थी। रुद्रदेव ने धोखे से जो वार किया था, उससे यश बुरी तरह घायल हो गया था। तलवार के खौफनाक क्यूई की वजह से यश की दर्जन भर से ज्यादा मेरिडियंस टूट चुकी थी, जिसके चलते उसके लिए ज्यादा देर तक लड़ पाना मुमकिन नहीं था। रियांश को सबसे ज्यादा नुकसान भैरों के फायर ड्रैगन पाम के जहरीले वार से हुआ था। हर्ष की मदद से हालांकि वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन जल्द ही वह चलने फिरने लायक हो जाएगा। सीनियर ब्रदर यश, आपने हमारी जान बचाई है। छोड़ो भी, हम भाइयों के बीच ये सब क्या फॉर्मेलिटी। देखो, पॉइजन फिएंट, घोस्ट फिएंट और ब्लड फिएंट के शवों को उठाने का मौका ही नहीं मिला और पानी के याओ बीस्ट उन्हें पहले ही निगल चुके हैं।
उनके स्टोरेज ब्रेसलेट्स अब नहीं मिल सकते। रुद्रदेव के ब्रेसलेट को मिलाकर हमें सिर्फ 3 ही स्टोरेज ब्रेसलेट्स मिले हैं। मैं आप लोगों से कोई दिखावा नहीं करूंगा। मैं रुद्रदेव का ब्रेसलेट रख रहा हूं और बाकी बचे 2 स्टोरेज ब्रेसलेट्स आप दोनों आपस में बांट लें। हालांकि सभी जानते थे कि रुद्रदेव का स्टोरेज ब्रेसलेट सबसे ज़्यादा कीमती था, लेकिन हर्ष और रियांश में से किसी ने भी यश से इस बात पर बहस नहीं की। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर आज यश न होता तो शायद वे दोनों अब तक लाश बन चुके होते। यश उन्हें एक एक ब्रेसलेट दे रहा था, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर यश सारे भी रख लेता तब भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता। जहां तक इन स्टोरेज ब्रेसलेट्स के अंदर क्या है इसका सवाल था, तो अभी उसे चेक करने का समय बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि यश को भी नहीं पता था कि उसे ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन के ठंडे तालाब से जो जेड स्लिप और काला मोती मिला है वह असल में क्या चीज़ है। इन सब चीज़ों को आराम से देखने का वक्त तभी मिलेगा जब वे सुरक्षित वापस अपने सेट पहुंच जाएंगे। जूनियर ब्रदर रियांश, आप भी तलवार चलाते हैं। ये लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। इसके बाद यश ने रुद्रदेव की लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट लंबी तलवार को रियांश की लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट तलवार से बदल लिया। इस दरियादिली के लिए रियांश ने दिल से यश का शुक्रिया अदा किया। सारा खजाना बांटने के बाद तीनों ने एक पल की भी देरी नहीं की। यश ने भी अब कोई बात नहीं छुपाए और क्लाउड विंग टाइगर को अपना पूरा रूप लेने दिया। यश और घायल रियांश दोनों क्लाउड विंग टाइगर की पीठ पर सवार हो गए। उसने अपने बादलों जैसे पंख फैलाए और एक खौफनाक दहाड़ के साथ वह बिजली की रफ्तार से बादलों की तरफ उड़ चला। ये तो मानना पड़ेगा कि एक ही कल्टीवेशन लेवल पर इन बीस्ट्स के उड़ने की रफ्तार किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा होती है। क्लाउड विंग टाइगर, जिसका कल्टीवेशन अभी सिर्फ अर्थ रैंक लो ग्रेड का था, वह भी यश और रियांश को अपनी पीठ पर बिठाकर इतनी तेजी से उड़ रहा था कि हर्ष भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। जाहिर है इसका कुछ लेना देना हर्ष की उड़ने वाली कल्टीवेशन टेक्निक से भी था। 1/3 रास्ता पार करने से पहले ही इंस्ट्रक्टर राघव वहां पहुंच गए, जिन्हें यश ने इमरजेंसी ताबीज भेजकर खबर दी थी। जब यश ने इंस्ट्रक्टर राघव के पीछे काव्यांजलि को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारी यह हालत किसने की? जैसे ही काव्यांजलि ने यश की पीठ पर खून से सना गहरा घाव देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट, फेरी पीक। जब यश की पीठ के घाव की आखिरी मेरिडियन भी पूरी तरह से ठीक हो गई, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। काव्यांजलि ने कई कीमती स्पिरिट मेडिसिन से उसकी अच्छी देखभाल की और 5 दिनों में यश की पीठ का घाव 70 से 80% तक भर गया था। इन 5 दिनों में उस दिन की लड़ाई यश के दिमाग में दर्जनों बार घूम चुकी थी और यश को एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह थोड़ा रहमदिल बन गया था। 5 सिनिस्टर फिगर्स इन ग्रीन को मारते वक्त उसे चोट लगने का कोई पछतावा नहीं था। अगर ऐसा दोबारा होता तो चाहे कितनी भी गहरी चोट लगती, वह उन 5 को जरूर खत्म करता। लेकिन उसके बाद रुद्रदेव और भैरव ने जो धोखे से वार किया था, उसे यश टाल सकता था। ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन में रुद्रदेव ने पहले यश और बाकी लोगों को मोहरा बनाया और फिर वहां कई बार उनसे पंगा लिया, जिससे मुसीबत की शुरुआत हुई। अगर यश थोड़ा और सख्त होता तो जब रुद्रदेव ने उस काले मोती के लिए पंगा लिया था, तभी उसे खत्म करने का अपॉर्चुनिटी उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, जिससे आगे की सारी मुसीबतें ही खत्म हो जातीं। इस लड़ाई के बाद यश को एक बहुत बड़ा सबक मिला था। अब से वह कभी भी किसी मुसीबत को पनपने का मौका नहीं देगा। एक लंबी सांस लेते हुए यश ने आखिरकार अपना स्टोरेज ब्रेसलेट उठाया, जहां उसने ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन से मिले सारे ट्रेजर रखे थे। उसने 5 दिनों तक इंतजार किया था और यश ये जानने के लिए बेताब था कि वह काला मोती और जेड स्लिप असल में क्या चीज़ है। वूश! जैसे ही तरबूज के आकार का वह काला मोती बाहर निकाला गया, उससे एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को जगमग कर दिया। रोह! जैसे ही इसे निकाला गया, यश के पास ही बैठी लिटिल कैट एकदम से घबरा गई। वह झटके से उछली, कई कदम पीछे हटी, उसकी पूंछ ऊपर की तरफ उठ गई और उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उसने कोई बहुत खौफनाक चीज़ देख ली हो। और उस खौफ से बचने के लिए लिटिल कैट ने अपना असली रूप ले लिया। वह दूर से ही उस काले मोती को घूरते हुए हमले की तैयारी करने लगी। उसकी आंखों में साफ डर देखा जा सकता था। क्या हुआ लिटिल कैट? रोह! रोह! इस बार यश की कोई भी बात उस पर असर नहीं कर रही थी। लिटिल कैट बस लगातार गुर्रा रही थी। अगर यश ने उसे रोका ना होता तो वह शायद बहुत पहले ही दरवाजा तोड़कर भाग गई होती। आंख का गोला ध्यान से देखने के बाद यश पूरी तरह से चौंक गया। जब यश के हाथ में रखा वह काला मोती घूमा तो उसके अंदर पानी जैसा कुछ बह रहा था, जिससे वह दूर से देखने में किसी बहुत बड़ी आंख के गोले जैसा लग रहा था। क्या ये काला मोती किसी बेहद खौफनाक जानवर की आंख हो सकता है? यही बात इस बात को सही साबित करती थी कि इस काले मोती को देखकर क्लाउड विंग टाइगर इतनी बुरी तरह क्यों डर गई थी। याओ बीस्ट्स की दुनिया में लेवल और रुतबे का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जब तक उनमें समझ नहीं आती, छोटे लेवल के याओ बीस्ट्स अपने से बहुत बड़े लेवल के याओ बीस्ट्स को देखते ही पूंछ दबाकर भाग खड़े होते हैं।
ये कौन सा इतना खौफनाक याओ बीस्ट हो सकता है जिसकी मरी हुई आंख देखकर भी एक क्लाउड विंग टाइगर की हवा टाइट हो गई। यश को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वह बस इतना ही कह सकता था कि इस काली आंख वाले जानवर का असली रूप वाकई बहुत ज़्यादा खौफनाक रहा होगा। क्लाउड विंग टाइगर का ब्लडलाइन अर्थ रैंक मीडियम ग्रेड का होता है। उनके खानदान में क्लाउड विंग टाइगर किंग के होने की वजह से अगर एक क्लाउड विंग टाइगर किसी अर्थ रैंक हाई ग्रेड याओ बीस्ट से भी टकरा जाए तो भी वह कभी नहीं डरेगा। शायद सिर्फ हेवन रैंक मीडियम ग्रेड या हाई ग्रेड याओ बीस्ट ही क्लाउड विंग टाइगर को अपने रुतबे से डरा सकते हैं। लेकिन किसी हेवन रैंक याओ बीस्ट की आंख तो दूर, अगर किसी हेवन रैंक याओ बीस्ट की पूरी लाश भी सामने हो तो वह क्लाउड विंग टाइगर को इतना नहीं डरा सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह काली आंख किसी बहुत पुरानी और कहानियों में सुने गए स्पिरिट बीस्ट की हो। ये ख्याल यश के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा और वह खुद भी यह सोचकर हैरान रह गया। याओ बीस्ट्स के लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स की तरह सीधे साधे नहीं होते। उनकी ताकत के हिसाब से उन्हें विशियस बीस्ट्स, ह्यूमन रैंक याओ बीस्ट्स, अर्थ रैंक याओ बीस्ट्स और हेवन रैंक डेमोनिक बीस्ट्स में बांटा जाता है। वो ताकतवर हेवन रैंक डेमोनिक बीस्ट्स एक खास लेवल तक कल्टीवेशन करने के बाद अगर किस्मत से उनमें समझ आ जाए तो वे स्पिरिट बीस्ट्स बन जाते हैं। स्पिरिट बीस्ट्स ऐसी बला होते हैं कि उन्हें देखकर एक वेसल फोर्जिंग रेल्म का बड़ा मार्शल आर्टिस्ट भी दुम दबाकर भागने लगता है। यश ने काफ़ी देर तक इस बड़ी काली आंख को उलट पलट कर देखा, लेकिन उसे इसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अजीब थी कि यश चाहे जितनी भी स्पिरिचुअल पावर इसमें डाल ले वह कभी भरता ही नहीं था, जैसे कोई बिना पेंदे का कुआं हो। शायद अभी मेरा कल्टीवेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इस काली आंख की असली ताकत को समझ सकूं। यश ने खुद ओल्ड टर्टल का चमत्कार देखा था। जब ओल्ड टर्टल ने खुद कहा था कि यह काली आंख सबसे ज़्यादा कीमती है तो यह चीज़ यकीनन कोई मामूली चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगी, वरना ये क्लाउड विंग टाइगर को इतना खौफजदा नहीं कर पाती। उस काली आंख को वापस रखते हुए यश ने वह जेड स्लिप निकाली जो उसे कोल्ड पॉन्ड से मिली थी। यश को जेड स्लिप पढ़ने का तरीका पता था। जब तक किसी की डिवाइन सोल की ताकत शरीर से बाहर नहीं निकल सकती तब तक इसे माथे पर लगाकर और अपना डिवाइन थॉट इसमें डालकर पढ़ा जा सकता था। क्रैक! जैसे ही उसने जेड स्लिप को अपने माथे पर रखा, जानकारी का एक बहुत बड़ा सैलाब यश के दिमाग में उमड़ पड़ा। सबसे पहले 8 बड़े बड़े अक्षर उसके दिमाग में गूंजे। स्पिरिट पावर सीक्रेट टेक्निक आईसी बेलफुल क्यूई। जैसे ही यश ने ये 8 अक्षर देखे वह खुशी से उछल पड़ा। एक स्पिरिट पावर सीक्रेट टेक्निक। इससे पहले यश के पास सिर्फ एक एसेंस स्वॉर्ड फिंगर नाम की सीक्रेट टेक्निक थी जिसके दम पर वह अब तक इतने आराम से बेखौफ घूम रहा था। आज भी वह एसेंस स्वॉर्ड फिंगर उसके लिए बहुत ही अहमियत रखती थी, और अब उसे असल में एक स्पिरिट पावर सीक्रेट टेक्निक मिल गई थी। उन 8 अक्षरों के बाद बहुत सारी जानकारी यश के दिमाग में भर गई, जो सब इस स्पिरिट पावर सीक्रेट टेक्निक आईसी बेलफुल क्यूई के कल्टीवेशन के तरीकों के बारे में थी। इस आईसी बेलफुल क्यूई को सीखने का तरीका थोड़ा हटकर है। इसे सीखते समय किसी खास ट्रेजर का होना बहुत ज़रूरी है। उस ट्रेजर के बिना चाहे ये जेड स्लिप भी आपके पास क्यों ना हो, आप आईसी बेलफुल क्यूई को कभी नहीं सीख सकते। और वह ट्रेजर कुछ और नहीं बल्कि उसी कोल्ड पॉन्ड के तल पर पड़े आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स थे। यश को जो समझ आया उसके हिसाब से इस आईसी बेलफुल क्यूई में एक खास ताकत की मदद से आइस स्पिरिट क्रिस्टल की ठंडी ताकत को अपने अंदर जज़ब करना होता है, उसे शरीर के किसी खास हिस्से में जमा करना होता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह आईसी बेलफुल क्यूई कोई ऐसी स्पिरिट पावर सीक्रेट टेक्निक नहीं है कि एक बार सीख लिया तो जिंदगी भर काम आएगी, बल्कि यह इस्तेमाल होने पर खर्च हो जाती है। एक बार शरीर के खास एक्यूपॉइंट्स में जमा आईसी बेलफुल क्यूई खत्म हो गई तो इसे फिर से भरने के लिए किसी नया स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि यह खर्च हो जाती है, इस आईसी बेलफुल क्यूई की ताकत वाकई में खौफनाक है। जेड स्लिप के मुताबिक अगर कोई स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का इंसान भी इसकी चपेट में आ जाए तो उसे भी छठी का दूध याद आ जाएगा। आमतौर पर मार्शल स्किल सीक्रेट मैनुअल्स में इनकी ताकत को बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, लेकिन अगर इसका कुछ हिस्सा भी सच मान लें तो ये बात कि यह आईसी बेलफुल क्यूई एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट के भी पसीने छुड़ा सकती है, इसकी ताकत को बहुत बड़ा साबित करती है। ये सोचकर ही यश के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या होगा अगर उसका आम सा दिखने वाला स्वॉर्ड और अचानक भयानक ताकतवर आईसी बेलफुल क्यूई में बदल जाए। भूलना नहीं चाहिए कि हर्ष, जिसका कल्टीवेशन उस दिन लेट स्पिरिट गाइडिंग रेल्म तक पहुंच चुका था, वह भी उस कोल्ड पॉन्ड में 30 सांसों से ज़्यादा नहीं टिक पाया था। और वह तो सिर्फ कोल्ड पॉन्ड था, आइस स्पिरिट क्रिस्टल का सामना तो उसने किया भी नहीं था। अगर आइस स्पिरिट क्रिस्टल के अंदर मौजूद स्पिरिट पावर को यश अपने अंदर जज़ब कर ले और फिर उसे आईसी बेलफुल क्यूई के कल्टीवेशन के खास तरीके से और भी ज़्यादा ताकतवर बना ले तो फिर उसका वार। अचानक यश को लगा कि शायद जेड स्लिप में आईसी बेलफुल क्यूई की ताकत के बारे में जो लिखा है वह कोई दिखावा नहीं था। बिना वक्त गंवाए यश ने तुरंत एक आइस स्पिरिट क्रिस्टल निकाला और आईसी बेलफुल क्यूई का कल्टीवेशन शुरू कर दिया।
पहाड़ों में समय पंख लगाकर उड़ता है और आधा महीना यूं ही बीत गया। फेरी पीक पर यश ने एक लकड़ी के खंभे पर एसेंस स्वॉर्ड फिंगर से वार किया। जब उसने वार किया तो वह क्यूई और स्पिरिट पावर का एक आम सा वार लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह वार लकड़ी के खंभे पर लगा, यश के चेहरे के भाव बदल गए और हवा में अचानक एक भयानक ठंडक फैल गई। जो असली स्पिरिट पावर पहले हरे रंग की थी, वह पल भर में गहरे भूरे रंग में बदल गई। आइसी बेलफुल क्यूई हिस। जैसे ही लकड़ी का खंभा दो टुकड़ों में बनता, एक भयानक ठंडी हवा चारों तरफ फैल गई। वह भूरे रंग का खंभा पल भर में आइसी बेलफुल क्यूई के गहरे भूरे रंग में रंगा गया। उसका एक टुकड़ा टूटकर जब जमीन पर गिरा तो आवाज ऐसी आई जैसे लोहा पत्थर से टकराया हो। आइसी बेलफुल क्यूई ने सच में उस लकड़ी के खंभे को जमा कर लोहे से भी ज्यादा सख्त बना दिया था। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि आइसी बेलफुल क्यूई से जमा हुआ लकड़ी का वह टुकड़ा जमीन पर कुछ बार टप्पा खाने के बाद एक पुराने देवदार के पेड़ से जा टकराया। देखते ही देखते वह हरा भरा देवदार का पेड़ बड़ी तेजी से सूखने और पीला पड़ने लगा, मानो किसी कड़ाके की ठंड में जमकर मर गया हो। क्या कर रहे हो तुम? एक भीनी भीनी खुशबू हवा में तैरने लगी और काव्यांजलि ने यश को घूरते हुए कहा। उसने अपनी तलवार से उस लकड़ी के टुकड़े को दूर फेंक दिया और फिर अपना कोमल हाथ उस पुराने देवदार के पेड़ पर रखा। उस पेड़ का तेजी से सूखना तुरंत रुक गया। हालांकि काव्यांजलि बस इतना ही कर सकती थी। आइसी बेलफुल क्यूई ने उस पुराने देवदार को जो नुकसान पहुंचाया था, काव्यांजलि उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती थी। यश मुस्कुराया। काव्यांजलि ऐसी ही थी, बहुत ही रहमदिल। फूलों और पौधों के लिए भी अगर मुमकिन हो तो वह उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती थी, बशर्ते उसे वे चीजें नापसंद न हों। काव्यांजलि, मैंने तुम्हें जो विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट सिखाई थी, उसकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? यश ने बड़ी ही सहजता से पूछा। काव्यांजलि से यश कुछ नहीं छुपाता था और उसने आइसी बेलफुल क्यूई की बात भी उससे नहीं छुपाई थी। वह बहुत ताकतवर है, लेकिन इतने ताकतवर सीक्रेट टेक्निक के लिए तुम्हारा कल्टीवेशन अभी कम है और ये तुम्हें खुद नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखकर यश ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जब से उसे पिछली बार चोट लगी थी, काव्यांजलि ऐसी ही हो गई थी, जो हर 3 बातों में उसकी सेहत के बारे में पूछती थी। और यह जानबूझकर दिखाई गई फिक्र नहीं थी, बल्कि उसकी आदत बन गई थी, खाना खाने या पानी पीने की तरह। वैसे काव्यांजलि, तुम उस विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस कैसे कर रही हो? वापस लौटने के कुछ ही दिनों बाद यश ने विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट, जो विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक को चलाने की माइंड कल्टीवेशन टेक्निक थी, वह काव्यांजलि को सिखा दी थी। यश कभी भी काव्यांजलि के लिए पीछे नहीं हटेगा। जैसे काव्यांजलि यश का कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी, वैसे ही यश भी मौका मिलने पर काव्यांजलि का कल्टीवेशन बढ़ाने की पूरी कोशिश करता था। ये वाकई गजब है, ये विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक की असली ताकत बाहर लाती है। मुझे लगता है कि तुमने मुझे जो विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट दी है, वह शायद सेक्ट की पुरानी गुम हो चुकी माइंड कल्टीवेशन टेक्निक से भी बेहतर हो। वैसे तुमने इसे समझा कैसे? तुम सच में कमाल हो। सेक्ट लीडर और कई सेक्ट एल्डर्स ने दशकों तक माथापच्ची की, लेकिन कोई अच्छी माइंड कल्टीवेशन टेक्निक नहीं खोज पाए और तुमने बस कुछ दिन इसे पढ़कर ही सब समझ लिया। काव्यांजलि ने बड़ी ही तारीफ भरी नजरों से यश को देखा। ओह, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। तुम्हारे इन मीठे पलों में दखल देने के लिए माफी चाहूंगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वे दखल दे रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर राघव के कदम बिल्कुल नहीं रुके और वे सीधे यश और काव्यांजलि के बीच आकर खड़े हो गए। इंस्ट्रक्टर राघव। भले ही यश ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन वह हमेशा इंस्ट्रक्टर राघव को पूरा सम्मान देता था। काव्यांजलि का खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया। भले ही इंस्ट्रक्टर राघव ने उसे दर्जनों या यूं कहें सैकड़ों बार चिढ़ाया हो, काव्यांजलि हर बार इसी तरह शर्मा जाती थी। 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगे? इंस्ट्रक्टर राघव ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। पहले अच्छी खबर सुनते हैं। अगले 1 महीने में सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन है। इस साल का सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन 5 साल के खास चक्र में आ रहा है, इसलिए इस साल के टॉप 3 के इनाम बहुत बड़े होंगे। खास तौर पर फर्स्ट प्राइज तो इतना बड़ा है कि डिसाइपल्स भी उसे देखकर जल भून जाएंगे, इंस्ट्रक्टर राघव ने कहा। सिर्फ टॉप 3 के लिए? क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही आग बची है कि तुम सिर्फ टॉप 3 का सोच रहे हो? क्या तुम काव्यांजलि के लायक हो? इंस्ट्रक्टर राघव ने बिना हिचकिचाहट के यश की टांग खींची। ओह, मैं समझ गया, मुझे फर्स्ट आना ही होगा। यश थोड़ा उलझन में पड़ गया। इन सब बातों का काव्यांजलि से क्या लेना देना था? और बुरी खबर क्या है? यश ने पूछा। बुरी खबर यह है कि कबीर ने ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। 2 महीने पहले कबीर हेवन एंड अर्थस्टोन फॉरेस्ट सीक्रेट रेल में गया था, और बस 3 दिन पहले कबीर का कल्टीवेशन पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में ब्रेक थ्रू कर गया है, इंस्ट्रक्टर राघव ने कहा। ये सुनते ही यश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। थोड़ी देर बाद उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या यह अच्छी खबर है या बुरी? कबीर का स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है।
लेकिन अगर वह स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में पहुंच गया है और एक डिसाइपल बन गया है तो वह इस साल के सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। किसने कहा कि वह सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता? क्या उसने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं किया? मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में डिसाइपल सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, यश ने हैरानी से कहा। इंस्ट्रक्टर राघव की तेज आंखों ने यश को घूरते हुए देखा। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने का मतलब यह नहीं है कि कोई तुरंत डिसाइपल बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक राठौड़ ने कबीर को डिसाइपल बनाने की सेरेमनी नहीं की है। बहुत मुमकिन है कि राठौड़ चाहता है कि कबीर इस साल के सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा ले। एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट इस साल के सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा लेगा। क्या यह इन सेक्ट डिसाइपल्स के साथ नाइंसाफी नहीं है? हैरानी के बीच यश ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। उसे यह मानना पड़ा कि यह वाकई बहुत ही बुरी खबर थी। यश को इस बात में कोई शक नहीं था कि कबीर ने अपनी सेरेमनी को टालने का फैसला बहुत मुमकिन है कि उसी की वजह से लिया होगा। क्यों? क्या ये खबर काफ़ी बुरी नहीं थी? बहुत बुरी थी। एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबला करना यश के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। बगल में खड़ी काव्यांजलि के खूबसूरत चेहरे पर अचानक थोड़ा गुस्सा आ गया। ये कबीर बहुत ही घटिया इंसान है। वह असल में इस तरह से यश को नीचा दिखाना चाहता है। उसे छोड़ो। किसी और दिन जब वो बाहर निकलेगा तो मैं कोई भी बहाना बनाकर कबीर को इतना पीटूंगी कि वह उठने लायक नहीं रहेगा। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, यश ने तुरंत अपने हाथ हिलाए। भले ही कबीर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में पहुंच गया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उससे हार जाऊं। क्या तुम सबके सामने अपनी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो? क्या तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो गए हो? मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जिस दिन तुम्हारी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी का राज खुलेगा, क्लियर वाटर सेक्ट का सेक्ट लीडर चंद्रेश तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। इंस्ट्रक्टर राघव ने समझाया। कोई बात नहीं, बिना स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल किए भी मेरे पास जीतने का पूरा मौका है, यश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर राघव ने एक हल्की सी आह भरी। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में गए बिना कोई भी स्पिरिट गाइडिंग रेल्म और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के बीच का फर्क कभी नहीं समझ सकता। यश की जिद देखकर इंस्ट्रक्टर राघव ने उसे समझाना छोड़ दिया। तुम्हारे पास अभी भी 1 महीना है, तुम्हें जी जान लगानी होगी। वैसे तुम्हारा कल्टीवेशन पहले ही मिड स्पिरिट गाइडिंग रेल्म में पहुंच चुका है और एक ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक तुम्हारे लिए थोड़ी कमजोर पड़ रही है। मेरी खास टेक्निक आइस स्पिरिट आर्ट एक अर्थ रैंक लो ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? एक अर्थ रैंक लो ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक। यश ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। इंस्ट्रक्टर राघव, क्या सेक्ट के नियम यह नहीं कहते कि कोई भी सेक्ट एल्डर बिना वजह डिसाइपल्स को अर्थ रैंक कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं सिखा सकता? इंस्ट्रक्टर राघव के चेहरे पर सख्ती आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि सेक्ट के नियम मुझ पर लागू होते हैं? तुम बस इतना बताओ कि तुम्हें ये सीखना है या नहीं। यश का चेहरा तुरंत कृतज्ञता से भर गया। ये सच था कि इंस्ट्रक्टर राघव यश का बहुत ख्याल रखते थे। भले ही इंस्ट्रक्टर राघव बहुत ताकतवर थे, लेकिन सेक्ट के नियमों के खिलाफ जाकर ऐसा करने से यकीनन उन्हें सेक्ट लीडर से डांट खानी पड़ेगी। इतने एहसान के बावजूद यश ने फिर भी अपना सिर ना में हिला दिया। इंस्ट्रक्टर राघव, मैंने स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन जाकर कल्टीवेशन के लिए कोई सीक्रेट मैनुअल चुनने का फैसला किया है, यश ने कहा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर राघव के तेज चेहरे पर थोड़ा शक दिखा, यश ने फिर से बोलना शुरू किया। मुझे पता है कि आप जो कल्टीवेशन टेक्निक मुझे देंगे इंस्ट्रक्टर राघव, वह यकीनन बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ। मैं स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन जाकर एक ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल स्किल चुनना चाहता हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल सही हो। इंस्ट्रक्टर राघव पहले तो थोड़ा चौंके, फिर उनका तेज चेहरा किसी गुलाब की तरह खिल उठा। बहुत खूब, शानदार, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सिर्फ स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के कल्टीवेशन के साथ ही तुमने इतनी बड़ी बात सोच ली। उस समय मुझे ये बात तब तक समझ नहीं आई थी जब तक कि मेरा कल्टीवेशन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में नहीं पहुंच गया था और मुझे कई गलत रास्तों से होकर गुजरना पड़ा था। यश की तारीफ करने के बाद इंस्ट्रक्टर राघव के चेहरे के भाव फिर बदल गए और उन्होंने अचानक काव्यांजलि को आंख मारते हुए कहा, काव्यांजलि, तुम देख रही हो ना कि मैं यश का कितना ख्याल रखता हूँ। क्या तुम्हें मुझे स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड की कुछ और बोतलें नहीं देनी चाहिए? यश हैरान रह गया। ये तरीका भी काम करता है। दोपहर के समय यश मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन के सामने खड़ा था। सेक्ट लीडर द्वारा दिए गए प्रोविजनल डिसाइपल जैद ताबीज को पवेलियन की रखवाली कर रहे ओल्ड स्टीवर्ड को दिखाने के बाद यश स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की 5वीं मंजिल पर चला गया।
अपने हाथ में मौजूद प्रोविजनल डिसाइपल ज़ेड ताबीज से निकलने वाली रोशनी के सहारे यश ने स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की 5वीं मंजिल के सुरक्षा कवच को पार किया और वहां पहुंच गया जहां अर्थ रैंक्लो ग्रेट सीक्रेट मैनुअल्स रखे थे, वह जगह जहां पहुंचने का सपना अनगिनत इनसेक्ट डिसाइपल्स देखते थे। स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की 5वीं मंजिल पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के मुकाबले काफ़ी छोटी थी। एक नज़र में ही वहां रखे सीक्रेट मैनुअल्स की गिनती करीब 100 ही थी। इससे ही पता चलता था कि अर्थ रैंक सीक्रेट मैनुअल्स कितने कीमती होते थे। शायद ये कोई इत्तेफाक ही था, लेकिन उस समय स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन में एक और इंसान सीक्रेट मैनुअल्स चुन रहा था। यश, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? शिवांग एकदम हैरान रह गया था। स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की 5वीं मंजिल पर तुम्हारे जैसा एक इनसेक्ट डिसाइपल कैसे आ सकता है? क्या तुम चोरी छुपे स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन में घुस आए हो? शिवांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन कोई ऐसी जगह है जहां कोई सिर्फ अपनी मर्जी से घुस आए। अगर तुम इतने ही 30 मार्खा हो तो तुम एक डिसाइपल स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की 6ठी मंजिल पर घुसकर क्यों नहीं दिखाते? यश ने कड़वाहट के साथ ताना मारा। हैरानी में शिवांग को भी यह बात समझ में आ गई। उसका चेहरा उतर गया और वह तुरंत यश पर चिल्लाया, क्या तुम एक सीनियर ब्रदर जो कि एक डिसाइपल है उससे ऐसे बात करते हो? ये कैसा रवैया है? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। एक कड़क जवाब देने के बाद यश वापस सीक्रेट मैनुअल्स चुनने में लग गया। सेक्ट लीडर द्वारा यश को दिया गया प्रोविजनल डिसाइपल ज़ेड ताबीज कोई दिखावे की चीज़ नहीं थी। अगर यश शिवांग, जो कि एक डिसाइपल है, का अपमान भी कर दे तो भी कोई यश को गलत नहीं ठहरा सकता था, चाहे यह बात कहीं भी उठाई जाए। कमीने, तुम्हें क्या लगता है सेक्ट के नियम सिर्फ दिखावे के लिए हैं? तुम्हारे इस रवैये के बाद अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर अपाहिज भी कर दूं तो सेक्ट लॉ एनफोर्समेंट एल्डर मुझ में एक भी गलती नहीं निकाल पाएंगे। शिवांग यश की बातों से बहुत ज़्यादा भड़क गया था। जब से वह एक डिसाइपल बना था, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह उससे ऐसे बात करे। इसे देखो। बिना सिर घुमाए यश ने शिवांग की तरफ एक ज़ेड ताबीज दिखा दिया। प्रोविजनल डिसाइपल ज़ेड ताबीज। शिवांग, जिसके पास भी यह ज़ेड ताबीज कुछ समय के लिए रहा था, वह एकदम सुन्न रह गया। उसकी सांस गले में ही अटक गई, न अंदर जा रही थी न बाहर आ रही थी। काफ़ी देर बाद उसने गुस्से में अपना पैर पटका और वहां से चला गया। हम देखते हैं तुम कब तक इस घमंड में रहते हो। ये सुनकर यश ने बस हल्के से अपना सिर हिला दिया। जब से यश ने काव्यांजलि के मामले में शिवांग को पूरी तरह से धूल चटाई थी, शिवांग का रवैया, खास तौर पर जब वह यश के सामने होता था, बद से बदतर होता जा रहा था। उसमें एक डिसाइपल वाला कोई भी गुण नहीं बचा था। करीब 1 घंटा बिताने के बाद यश ने स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की 5वीं मंजिल पर मौजूद सभी सीक्रेट मैनुअल्स की डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ लिया था और फिर वह उन पर गहराई से विचार करने लगा। उस सुबह यश ने इंस्ट्रक्टर राघव से जो कहा था वह कोई पल भर का जोश नहीं था, बल्कि पिछले कुछ दिनों तक गहराई से सोचने के बाद लिया गया एक ठोस फैसला था। अगर इंस्ट्रक्टर राघव उस सुबह नहीं भी आते, तब भी यश अपने कल्टीवेशन के लिए एक सही सीक्रेट मैनुअल चुनने के लिए स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन ही जाता। आइस स्पिरिट आर्ट, जो इंस्ट्रक्टर राघव यश को सिखाना चाहते थे, वह भी स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की 5वीं मंजिल पर मौजूद था और इसकी कीमत 1,10,000 सेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। लेकिन यश ने इसे पढ़कर महसूस किया कि यह उसके लिए सही नहीं है। आइस स्पिरिट आर्ट ठंडक और हल्केपन के रास्ते पर चलती थी और क्योंकि इसमें एलिमेंटल स्पिरिचुअल पावर का कल्टीवेशन होता था, हालांकि इसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसमें कल्टीवेशन की रफ्तार काफ़ी धीमी थी। इसके अलावा इस तरह की एलिमेंटल स्पिरिचुअल पावर मार्शल स्किल्स को काफ़ी हद तक बांध देती थी, जिसके लिए अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए बिल्कुल सही मार्शल स्किल्स की ज़रूरत होती थी। अगर वह इतनी जल्दी इस एलिमेंटल स्पिरिचुअल पावर को चुन लेता तो आगे चलकर यश के लिए रास्ते बहुत सीमित हो जाते। सबसे बड़ी बात, आइस स्पिरिट आर्ट का कल्टीवेशन करने से यश की लड़ने की ताकत इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकती थी। यश की सबसे ताकतवर मार्शल स्किल इस वक्त मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की अहम तलवारबाजी की तकनीक विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट थी और यह वाकई में बहुत ताकतवर थी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में ताकत बहुत ज़्यादा खर्च होती थी। अगर उसका सामना किसी ऐसे दुश्मन से हो जाए जो ताकत में उसके बराबर हो, तो यश का कल्टीवेशन विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके उस लड़ाई को ज़्यादा देर तक नहीं खींच पाएगा। इस वजह से विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक एक तुरुप का इक्का बन गई थी। अगर विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक के 1 या 2 बार भी दुश्मन को गिराने में नाकाम रहे तो यश के हाथ सिर्फ हार ही लगेगी। इसलिए यश को कल्टीवेशन टेक्निक की जो राह चुननी थी वह बिल्कुल साफ हो चुकी थी। थोड़ा सोचने के बाद यश ने एक कल्टीवेशन टेक्निक चुनी जिसका नाम 5 रिवॉल्यूशंस युआन नर्चरिंग आर्ट था। ज़्यादातर अर्थ रैंक ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक्स जब मेजर अचीवमेंट तक पहुंच जाती हैं तो वे कल्टीवेशन टेक्निक का एक बहुत ही खास और जानलेवा मूव तैयार करती हैं। मिसाल के तौर पर आइस स्पिरिट आर्ट जब मेजर अचीवमेंट तक पहुंच जाती है
तो वह शरीर के बाहर आइस स्पिरिट प्रोटेक्टिव ऑरा की एक परत बना लेती है। ये किसी भी हमले को रोकने में तो माहिर होती ही है, साथ ही यह बर्फ की ताकत से दुश्मनों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। एक और अर्थ रैंक लो ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक थी जिसका नाम अर्थ फायर हॉट सूत्रा था। जब यह मेजर अचीवमेंट तक पहुंच जाती थी तो यह अर्थ फायर प्रोटेक्टिव ऑरा की एक किरण पैदा कर सकती थी। कहते हैं कि इस अर्थ फायर प्रोटेक्टिव ऑरा को सिर्फ एक लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट ही रोक सकता था। लेकिन 5 रिवॉल्यूशंस युआन नर्चरिंग आर्ट जब मेजर अचीवमेंट तक पहुंचती थी तो इसमें हमले या बचाव का ऐसा कोई भी जानलेवा मूव नहीं होता था। 5 रिवॉल्यूशंस युआन नर्चरिंग आर्ट का सिर्फ एक ही काम था, डेंटियन को बढ़ाना और कल्टीवेशन की ताकत को और ऊपर ले जाना। 5 रिवॉल्यूशंस युआन नर्चरिंग आर्ट कल्टीवेशन टेक्निक को 5 रिवॉल्यूशंस और 5 लेयर्स में बांटा गया था। अगर कोई इस टेक्निक को एक रिवॉल्यूशन तक सीख ले तो एक ही कल्टीवेशन लेवल पर यह उस मार्शल आर्टिस्ट की कुल स्पिरिचुअल पावर को 10% तक बढ़ा सकती थी। अगर कल्टीवेशन टेक्निक 2 रिवॉल्यूशंस तक पहुंच जाए तो ये कुल स्पिरिचुअल पावर को 20% तक बढ़ा सकती थी। अगर कल्टीवेशन टेक्निक 3 रिवॉल्यूशंस तक पहुंच जाए तो ये कुल स्पिरिचुअल पावर को 40% तक बढ़ा सकती थी। 4 रिवॉल्यूशंस में ये 60% बढ़ जाती थी, और अगर कल्टीवेशन टेक्निक 5 रिवॉल्यूशंस के पीक तक पहुंच जाए तो मार्शल आर्टिस्ट की कुल स्पिरिचुअल पावर हैरान करने वाले 100% तक बढ़ सकती थी। और इस वक्त यश को सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत थी। अगर यश का अपना कल्टीवेशन और आगे बढ़ता है और फिर वह इस 5 रिवॉल्यूशंस युआन नर्चरिंग आर्ट का कल्टीवेशन करता है तो यश के शरीर के अंदर स्पिरिचुअल पावर का एक बहुत बड़ा खजाना जमा हो जाएगा। उस समय विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि अभी था, जहां 2 बार इस्तेमाल करते ही उसकी असली स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। उसके लिए सही कल्टीवेशन टेक्निक तो तय हो गई थी। अब मार्शल स्किल्स का क्या? उसे कौन सी चुननी चाहिए?